जय हिंद। साइंस विद प्रियंका क्लासेस में आपका स्वागत है। जो लगभग 3 चैप्टर खत्म हो चुका है, आज जो आपका चैप्टर स्टार्ट होने वाला है उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, कोशिश करेंगे इसको भी समझते हुए ख़त्म करने का, हड़बड़ाहट नहीं रखेंगे। ठीक है, समझेंगे, यदि समझते हैं तो आसान रहेगा, मेरे लिए भी आसान रहेगा, हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ हम समझा करके तो ख़त्म कर पा रहे हैं, आपके लिए भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप समझ के ख़त्म कर पा रहे हैं। ठीक है, तो रटने से कोई फ़ायदा नहीं है, समझते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए, जैसे कि पहला प्रश्न यह है आपका कि प्रोस्टेट ग्रंथि, क्या है प्रश्न कि प्रोस्टेट ग्रंथि जो है, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होता है। पहले आप समझिएगा, देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि है क्या चीज़। देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है ना, ये उत्सर्जन तंत्र का भाग है ही नहीं। प्रोस्टेट ग्रंथि उत्सर्जन तंत्र का भाग है ही नहीं। ये क्या चीज़ है, समझिएगा ध्यान से। देखिए हम लोग का जो एक तरह से जो ये हम लोग का जो नर जनन तंत्र जो होता है, नर जनन तंत्र, ये जो है देखिए, ये क्या आपका वृषण, ये क्या है वृषण, इसको क्या कहते हैं टेस्टिस कहते हैं। इस वृषण में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। और इसको निर्माण करने में कौन मदद करता है, आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसको क्या कहते हैं, नर हार्मोन कहते हैं। ठीक है, इसमें किसका निर्माण होता है, आपका शुक्राणु का। किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, इसको निर्माण करने में कौन मदद करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसको क्या कहते हैं हम लोग, नर हार्मोन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, नर हार्मोन कहते हैं। ठीक ना। अब इस हार्मोन के द्वारा इसका शुक्राणु का निर्माण हुआ, तो यह शुक्राणु फिर क्या कहता है कि यहाँ से आता है यहाँ पे, ये क्या है, अधिवृषण। ये क्या हो गया, वृषण, जिसको टेस्टिस कहते हैं। ये जो क्षेत्र है आपका, ये अधिवृषण है। यहाँ क्या होता है, यह शुक्राणु जो होता है परिपक्व होता है। परिपक्व मतलब क्या चीज हो गया कि हाँ अब ये निषेचन के लिए तैयार है। परिपक्व मतलब क्या होता है, यह निषेचन के लिए तैयार है, ये दर्शाता है परिपक्वता। अब ये जब परिपक्व हो गया तो ये क्या होगा कि ये यहाँ से एक तरह से एक नलिका गुजरती है, जिसको कहते हैं शुक्रवाहिका। क्या कहते हैं इसको, ये शुक्रवाहिका। ये शुक्रवाहिका से होते हुए क्या होता है, ये जो क्षेत्र यहाँ पे आता है, किसमें आता है, यहाँ पे। ये क्या आपका शुक्राशय, शुक्राशय। जैसे देखिए किसी में आशय लगता है, समझ लीजिए उसका घर, यानी उसका समूह, उसका एक झुंड जो कि वहाँ रह रहा है। शुक्राशय मतलब शुक्राणु का घर। यहाँ क्या आता है, इसे शुक्राशय में पहुँचता है। ठीक है, शुक्राशय में पहुँचने के बाद फिर ये शुक्राणु क्या आता है, इस तरह से आगे बढ़ता है। तो यहाँ जो प्रोस्टेट ग्रंथि, ये जो क्षेत्र आपका ये है, ये आपका प्रोस्टेट ग्रंथि है। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करता है, उसमें पोषक तत्व देता है और शुक्राणु को गतिशील प्रदान करता है, उस शुक्राणु को सुरक्षा प्रदान करता है। कौन, यह प्रोस्टेट ग्रंथि। उसके बाद फिर शुक्राणु क्या होता है, इस रास्ते से आते हुए ये क्या हो गया, ये शिश्न हो गया। उसके बाद ये क्या होता है, एक तरह से ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस जो ये प्रोस्टेट जो होता है, ये क्या चीज़ है, जनन का प्रोसेस में आता है। ठीक ना, जनन विधि में क्या आता है, शुक्राणु को मदद करता है। तो लेकिन हाँ, इसमें हम कोई क्यों, उत्सर्जन में हम क्यों पढ़ते हैं प्रोस्टेट के बारे में। देखिए प्रोस्टेट करता है क्या चीज़, देखिए ये जो आपका मूत्राशय, ये क्या है, मूत्राशय, ये हो गया मूत्र नलिका, यानी जो किडनी में, समझ ध्यान से। अब यहाँ पे समझना ध्यान से, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लीजिए। बस यहां से सेट करते हैं, देखिए ध्यान से। देखिए ये जो पार्ट है आपका, ये क्या है, किडनी है। ये क्या है, किडनी है। एक किडनी जो होता है, समझ ध्यान से, इस प्रकार से दायां बायां इस प्रकार से होता है। ठीक ना, ये बायां साइड का किडनी हो गया, ये दायां साइड का किडनी हुआ। तो ये देखिए बायां साइड का किडनी होता है, थोड़ा ऊपर होता है, और दायां साइड का किडनी थोड़ा नीचे होता है। इस किडनी के अंदर जो होता है कोशिका पाई जाती है। कौन सी कोशिका पाई जाती है, नेफ्रॉन कोशिका पाई जाती है। यही नेफ्रॉन कोशिका, हम अब क्या बोले आपको, ये सब क्या उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग कौन कौन से, मुख्य रूप से 4 गो है। और उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से हैं, आपको ये भी यदि देखना चाहते हैं। उत्सर्जी पदार्थ आपका हो गया कौन, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया उत्सर्जी पदार्थ। वह क्या होता है कि कोशिका के अंदर जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो उसमें उस अभिक्रिया के दौरान क्या चीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ये हो गया एक अपशिष्ट पदार्थ। उसके बाद और क्या होता है कि जब हम लोग जो प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं, प्रोटीन से टूटने से क्या बनता है, अमीनो अम्ल बनता है। क्या बनता है, प्रोटीन के टूटने से क्या बनता है, प्रोटीन के टूटने से बनता है अमीनो अम्ल। क्या बनता है, अमीनो एसिड बनता है। ठीक ना, और फिर इस अमीनो एसिड से क्या बन जाता है, अमोनिया। क्या बन जाता है, अमोनिया बन जाता है। और इस अमोनिया क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है। ये क्या है, अमोनिया अपशिष्ट पदार्थ है। ये अमोनिया भी होता है आपका, ये अमोनिया भी क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है। अब इस अमोनिया को क्या करता है, लीवर क्या करता है, इसको लीवर क्या किसमें बदल देता है, यूरिया में बदल देता है। यूरिया में इसलिए बदल देता है कि अमोनिया बहुत ही ज्यादा घातक होता है, इसलिए उसको क्या करता है, लीवर किसमें बदलता है, यूरिया में। और यूरिया भी क्या चीज है, ये आपका एक अपशिष्ट पदार्थ है।
ठीक है। ये एक पर कितना हो गया लगभग अपशिष्ट पदार्थ, 1 2 3। उसके बाद एक और अपशिष्ट पदार्थ जो होता है आपका यूरिक एसिड। क्या होता है आपका यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्या होता है, जिससे देखिए ध्यान से, जो लाल मांस खाते हैं या एक तरह से जो समुद्री जीव को खाते हैं, ठीक ना, तो वो सब में क्या पाता है, प्यूरिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्यूरिन पाया जाता है, ठीक ना। ये प्यूरिन जो होता है, प्यूरिन का जब एक तरह से इसका पाचन होता है, तो प्यूरिन के पाचन के बाद जो होता है निर्माण होता है यूरिक एसिड का। किसका निर्माण हो जाता है, यूरिक एसिड का, ठीक ना। जितना अधिक ये यूरिक एसिड आपके शरीर में निर्माण होगा, यह यूरिक एसिड शुरू में यह द्रव अवस्था में होता है, उसके बाद जहां भी इसका जमाव अधिक मात्रा में हो जाएगा, यह क्रिस्टलीय अवस्था में हो जाता है, ठोस अवस्था में हो जाता है। यह किडनी पे क्या करेगा, पथरी का निर्माण कर देगा। यह यूरिक एसिड क्या करेगा, आपको जो ना ज्वाइंट जो होता है, पैरों का ज्वाइंट होता है, वहां पे एक तरह से ये क्रिस्टल का निर्माण कर देगा, ठोस पार्ट का निर्माण कर देगा। इसके कारण घर्षण क्या होगा, वहां पे जो लिगामेंट्स जो होता है वो क्या होता है, क्षतिग्रस्त होता है, जिसके कारण आपको चलने में दिक्कत होता है। यह कौन सी बीमारी पैदा कर देता है आपको, यह गठिया बीमारी कर देता है, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से 4 गो अपशिष्ट पदार्थ है। इसमें से ये 3 जो होता है, एक ये 3 पॉइंट जो होता है, ये तीनों का जो है ना बाहर निकलना किससे होता है आपका, ये किडनी निकालने का काम करता है। ये तीनों को अमोनिया को, यूरिया को, यूरिक एसिड को। अमोनिया बहुत कम मात्रा में निकलता है, क्योंकि अमोनिया को तो यूरिया में कन्वर्ट कर दिया है ना लीवर। तो मुख्य रूप से समझिए यूरिया और यूरिक एसिड को क्या होता है, एक होता है क्रिएटिनाइन। क्या होता है, एक क्रिएटिनाइन, यहीं पर लिख लीजिए क्रिएटिनाइन। क्या है, एक क्रिएटिनाइन। क्रिएटिनाइन क्या चीज समझिए ध्यान से, कि जो मांसपेशी होता है, मांसपेशी में ऊर्जा बनाने का काम करता है, क्रिएटिन करता है। क्या करता है, क्रिएटिन करता है। उसके टूटने से क्या होता है, ये क्रिएटिनाइन बनता है, ठीक है। चलिए ये क्रिएटिनाइन भी क्या होता है आपका, यही किडनी के माध्यम से ही बाहर निकलता है। क्रिएटिनाइन भी किडनी के माध्यम से, 3 को किडनी के माध्यम से बाहर निकला। क्रिएटिनाइन 1, यूरिया 2 और यूरिक एसिड 3। यही क्रिएटिनाइन के तरह से जांच से पता चलता है कि किडनी कितना सही है, ठीक ना। रक्त में जब क्रिएटिनाइन की मात्रा अधिक हो जाएगा तो आपका किडनी क्या हो जाएगा, वो खराब है, मतलब उसमें नुकसान, वो सही से काम नहीं कर पा रहा। यदि क्रिएटिनाइन की मात्रा कम है रक्त में, इसका मतलब किडनी आपका सही रूप से काम कर पा रहा है। मतलब कि यदि रक्त है, रक्त से क्या करता है, जो अवशिष्ट चीज को किडनी क्या करता है, बाहर करता है। अब क्रिएटिनाइन को बाहर नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, किडनी सही से काम नहीं कर पा रहा। किडनी का काम तो वही है ना, ये जो भी उत्सर्जी पदार्थ होता है अवशिष्ट पदार्थ, उसको बाहर निकलना। अब समझिएगा ध्यान से, ये जो होता है, ये किडनी है, ये क्या है, किडनी। इसके अंदर ये क्या होता है, ये कोशिका जो है, ये नेफ्रॉन कोशिका होता है। ये करता क्या चीज, समझिए ध्यान से एक चीज, पहले इसको एक बार समझ लेते हैं, ये किस तरह से कार्य करता है। चलिए देखिए, यहाँ होता है क्या चीज, देखिए ये क्षेत्र जो होता है, ये एफरेंट आर्टियोल है। ये जो है आपका एफरेंट आर्टियोल, मतलब कुछ आने वाली धमनी। क्या होता है, वह धमनी जिससे रक्त क्या हो रहा है, आ रहा है। जैसे क्या होता है, रक्त जिसे गुजरता है ना, तो इसे इधर से गुजर रहा है, तो यहाँ से क्या होता है, जो रक्त जो होता है इस और इन करता है। ये क्या चीज आपका है, ग्लोमेरुलस पार्ट है। क्या है, यह ग्लोमेरुलस होता है। ये ग्लोमेरुलस क्या करता है, जो रक्त में उपस्थित जो अवशिष्ट चीज होता है, अवशिष्ट चीज क्या हुआ, यही सब हुआ। क्रिएटिनाइन हो गया, ये यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हुआ, ये सब क्या है, अवशिष्ट चीज हो गया। और अधिक मात्रा में कोई भी एक तरह से मिनरल्स हो, कोई भी अधिक मात्रा में हो, मिनरल मतलब कि एक तरह समझ लीजिए, या देखिए कि कैल्शियम शरीर में अधिक हो गया है, उसको भी बाहर निकाल देना है। सोडियम शरीर में अधिक हो गया है, उसको भी बाहर निकाल देना है। पोटेशियम शरीर में अधिक हो गया, उसको बाहर निकाल देना है। जो भी मैक्सिमम मात्रा में जो लवण होगा, उसको भी बाहर निकालना है। और जल की मात्रा भी शरीर में अधिक मात्रा में हो जाता है, उसको भी बाहर निकालना है। जो शरीर के लिए नुकसानदेह हो जाएगा, उस सबको निकालने का काम करना है, ठीक ना। तो ये सब चीज क्या करता है, ये जो होता है आपका ग्लोमेरुलस पार्ट जो होता है, ये क्या करता है, जो शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है, जो अपशिष्ट चीज है, उसको क्या करता है, इस क्षेत्र से क्या करता है, बाहर निकाल देता है। और जो शरीर के लिए फायदेमंद है, जो शरीर के लिए फायदेमंद है, जिससे क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट। क्या है, कार्बोहाइड्रेट हो गया। उसके बाद क्या हो गया आपका, देखिए कार्बोहाइड्रेट हो गया, उसके बाद प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, उसके बाद देखिए विटामिन हो गया, ठीक ना। और जो मिनरल्स फायदेमंद है, जैसे सोडियम शरीर के लिए फायदेमंद है, क्योंकि सोडियम की मात्रा आपके सोडियम को यानी बाहर निकाल देगा। तो सोडियम और पोटेशियम से क्या होता है, आपका तंत्रिका तंत्र सही रूप से कार्य कर पाता है,
ठीक ना, ये सबको रखना। अब कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम क्या होता है, हड्डी के लिए फायदेमंद होता है, ठीक ना। और कैल्शियम को देखिए अधिक है, ये सब चीज भी अधिक है तो उसको बाहर निकालेगा, अधिक हो गया तो बाहर निकालेगा। क्यों कि कैल्शियम की मात्रा यदि आपके शरीर में जब अधिक हो जाता है तो वो क्या करता है, आपको किडनी पे पथरी बनाने का चांस भी कर देगा ज्यादा, और रक्त को क्या कर देगा, बहुत ज्यादा गाढ़ा भी कर देता है, ठीक है। इसलिए अधिक होगा तब निकालेगा, अगर यदि अधिक नहीं है, सीमित मात्रा में, शरीर के लिए फायदेमंद है, तो ये सबको क्या करेगा, इस सब क्षेत्र, इस सब चीज को क्या करता है कि इस माध्यम से फिर जैसे देखिए जो अपशिष्ट है उसको इधर से निकाल देगा, या जो अधिक है उसको इधर से निकाल देगा, और जो शरीर के लिए फायदेमंद बचा हुआ है उसको क्या करेगा, फिर से एकदम शरीर में दे देगा, ठीक ना। तो ये क्या है, एफरेंट आर्टियोल मतलब कौन चीज हो रहा है कि धमनी से आने वाली रक्त, ये इफरेंट आर्टियोल मतलब कौन चीज होता है, धमनी के द्वारा जाने वाली रक्त, इधर से आया, शुद्ध होकर के उधर से चला गया शरीर में, फिर ये शरीर से ही आया है, अशुद्ध होकर के फिर क्या हो रहा है, शरीर में ही चला गया। अब जो अवशिष्ट पदार्थ होता है वो क्या होता है, इस माध्यम से आते हुए, इसको क्या क्या कहते हैं हम लोग, हेनले का लूप, क्या कहते हैं, ये हेनले लूप, इस माध्यम से होते हुए क्या होता है, संग्रह, ये कलेक्टिंग डक है, मतलब संग्रहित नलिका होता है, यहाँ पे आकर क्या होता है, एक तरह से मूत्र के रूप में बन करके क्या होता है, यहाँ पर जमा होता है, किस रूप में, ये मूत्र के रूप में बन करके क्या होता है, यहाँ पे जमा हो जाता है। अब समझिए ध्यान से, ये क्या है, संग्रहित नलिका, एक नेफ्रॉन का ये फिगर टोटल है, यहाँ से क्या हुआ, शुद्धिकरण शुरू हुआ, अशुद्धिकरण होने के बाद जो अपशिष्ट है ये मूत्र के रूप में क्या होता है, एक तरह से यहाँ पे संग्रहित नलिका में आकर क्या होता है, जमा हो जाता है। जमा हो जाने के बाद ऐसा ऐसा कई संग्रहित नलिका, ऐसा ऐसा कई, देखिए लगभग ये नेफ्रॉन जो होता है एक किडनी में लगभग 1 मिलियन होता है, कितना होता है, 1 मिलियन होता है एक में, और दोनों मिलाकर कितना मिलियन हो गया, 2 मिलियन हो गया, ठीक है। यदि हमारे पास एक किडनी नहीं भी रहता है तो हम क्या करते हैं, एक किडनी से इससे काम कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये देखिए जो भी होता है, जैसे फेफड़ा होता है, दोनों फेफड़ा एक दूसरे से कनेक्ट होता है, जिसके कारण होता है कि एक फेफड़ा हट जाने से दूसरे फेफड़े से हम नहीं जी पाएंगे। लेकिन ये किडनी जो होता है एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अगर यदि हम इसको काट भी देते हैं तो इससे मेरा काम चल जाएगा, इसको काट देते हैं इससे मेरा काम चल जाएगा। सुनते हैं जहाँ किडनी बेच के जो है गाड़ी खरीद लेंगे, तो मोबाइल खरीद लेंगे, ऐसा सब जो बात सुनने के लिए मिलता है वो अक्सर। आप कभी ये नहीं सोचिएगा कि सुनिए किसी का हम फेफड़ा बेच करके हम ये खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे, ये करेंगे, ठीक ना। ये चीज एक तरह से एक कट भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब आगे हम इस बात को लेकर चलते। देखिए यहाँ क्या हुआ कि यहाँ फिल्ट्रेशन होने के बाद जो अपशिष्ट चीज जो था वो क्या होता है, मूत्र के रूप में बन गया। ये जो संग्रहित नलिका है, ऐसा ऐसा कई संग्रहित नलिका, ऐसा ऐसा कई संग्रहित नलिका मिलकर के क्या बनाता है, एक पेल्विस का निर्माण करता है। ये जो क्षेत्र है आपका कौन रहा, ये क्षेत्र। अब समझते हैं ध्यान से, ये मूत्र का निर्माण हो चुका है, कहाँ पे मूत्र का निर्माण हो चुका है, ये संग्रहित नलिका में। और ऐसा ऐसा संग्रहित नलिका मतलब ऐसा ऐसा मूत्र का जो एब्जॉर्ब करके जमा करके रखने वाली जो नलिका है, बहुत सारा नलिका मिलकर के क्या चीज का निर्माण कर देता है, ये पेल्विक का। किसका निर्माण कर देता है, ये चलिए देखते हैं, ये किसका निर्माण कर देता है, ये पेल्विस का। और यही जो पेल्विस जो पार्ट होता है, इसी पेल्विस पार्ट से क्या होता है कि ये मूत्रवाहिका निकलता है। इस पेल्विस पार्ट से क्या होता है, ये क्या आपका मूत्रवाहिका है, क्या ये मूत्रवाहिका, यूरेटर, मूत्रवाहिका बोलिए, मूत्रनलिका बोलिए, वही चीज है, ठीक ना। और यहाँ से क्या होता है, ये मूत्रवाहिका से क्या होता है, ये मूत्र कहाँ पहुंचता है, ये मूत्राशय में, मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। मूत्राशय में क्या बोलते हैं, शुक्राशय मतलब शुक्राणु का घर, मूत्राशय यानी मूत्र का घर, गर्भाशय यानी गर्भ का घर, ठीक ना। आशय का मतलब होता है घर, और जिसके नाम क्या होता है उसी का घर, ठीक है। इसका मतलब ये मूत्राशय, इसका मतलब क्या, मूत्र यहाँ पे आकर जमा हो रहा है, इस किडनी से भी यहाँ आकर के जमा होगा इधर से, और इस किडनी से भी यहाँ होकर के यहाँ जमा होगा, ठीक है। ये अलग, ये अपना जमा करेगा, ये अपना जमा करेगा। यदि ये काम नहीं कर रहा है तो ये अपना जमा करेगा, और ये काम नहीं कर रहा तो ये जमा करेगा। कहाँ जमा करेगा, ये ये यूरिनरी ब्लैडर में करेगा, मूत्राशय में। उसके बाद जब मूत्र यहाँ जमा हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि यह मूत्र जो होता है यहाँ से एक और नली निकलता है। ये जो नली निकल रहा है, ये वाला, ये क्षेत्र का, इसको हम कहते हैं मूत्र मार्ग। किसको क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग। याद रखिएगा, कम दोनों में अंतर है। मूत्र नलिका, मूत्रवाहिका दोनों एक है, और यह मूत्र मार्ग क्या है, ये अलग है। इसको यूरेथ्रा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। याद रखिए, घर में से कंफ्यूजन थोड़ा होता है इसी में। ये मूत्रवाहिका, मूत्रनलिका एक चीज है, लेकिन मूत्र मार्ग अलग चीज है। अब यहाँ से जो होता है, ये मूत्राशय से जो मूत्र मार्ग क्या होता है, यहाँ तक होता है। यह मूत्र मार्ग लगभग कितना लंबा हो जाता है, पुरुष में है तो लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा। कितना होता है, 15 से 20 सेंटीमीटर। किसमें, एम यानी मेल में। और वही 4 से 5 सेंटीमीटर होता है किसमें, एफ यानी फीमेल में, ठीक ना। आप समझिए ध्यान से, यहाँ से जैसे निकलता है तो उसी समय ये जो पार्ट अब देखिए, जैसे मूत्र, ये मूत्राशय है, यहाँ से जैसे मूत्र निकलता है उसी के बीच में ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये क्या, प्रोस्टेट ग्रंथि है। ये क्या होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है ये एक तरह से उत्सर्जन का ये पार्ट नहीं है। ये क्या करता है, सिर्फ इसको क्षति पहुंचाने के लिए है।
ये काम करता है किसका, ये जनन का काम करता है, ठीक ना, शुक्राणु के लिए काम कर रहा है, ये जनन का काम करता है ये, लेकिन सिर्फ ये क्षति पहुंचाने के लिए इसको, क्या क्षति पहुंचाता है, जैसे ये जो पार्ट जो आ रहा है ना, ये मूत्र मार्ग जो आ रहा है, यहाँ से निकला है मूत्र मार्ग, एक तरह से मूत्र यहाँ से निकल रहा है तो इस रास्ते से निकल रहा है, तो इस मार्ग को तो मूत्र मार्ग ही कहेंगे ना। तो ये जो क्षेत्र है ये क्या करता है, समझिए ध्यान से इसके, चलिए देखिए ये नुकसान क्या करता है, देखिए वही फिगर है, सेम फिगर है, ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है ना उसी का ये फिगर है। जब अगर प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होगा, ठीक होगा, शुद्ध होगा, इसमें कोई तरह की बीमारी नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा, तब क्या होता है कि आपका ये जो पार्ट है ये क्या हो गया, मूत्राशय, ये क्या हो गया आपका, ये पार्ट आपका मूत्राशय हुआ। यहाँ से देखिए कि ये जो क्षेत्र निकल रहा है ये क्या हो गया, मूत्र मार्ग, ये क्या हो गया आपका, ये जो है मूत्र मार्ग है। आराम से ये रास्ता ठीक दे रहा है, आराम से गैप है, एक तरह से रास्ता ठीक है, सिर्फ मूत्र मार्ग से क्या हो रहा है, मूत्र बाहर निकल रहा है। लेकिन ये कब होता है, जब ये प्रोस्टेट ग्रंथि ठीक रहता है, स्वस्थ रहता है। जैसे ही प्रोस्टेट ग्रंथि में किसी प्रकार समस्या होती है, बीमारी हो जाती है, बीमारी लगभग जो अधिक उम्र होने के बाद ये समस्या पैदा होती है। जैसे ही प्रोस्टेट ग्रंथि में बीमारी हो जाती है, प्रोस्टेट कैंसर हो जाए या प्रोस्टेट एक तरह से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, ये फैल जाता है, तो ये जो रास्ता जो था जिससे क्या होता है, मूत्र जो होता है ये बाहर निकल रहा था, ये रास्ता क्या होता है, बंद होने लगता है। ये रास्ता क्या होता है, बंद होता है। ये जो नस जो होता है चारों तरफ से घेरे रहता है, मूत्र मार्ग को क्या होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि चारों तरफ से घेरे रहता है। अब क्या होता है, जब वो फूल जाता है, वो बड़ा होता है, एक तरह से क्या होता है, उसको दबा देता है, ये नस क्या होता है, दब जाता है। इसके कारण क्या होता है, मूत्र क्या होता है, बाहर निकलना बंद होने लगता है या जमा होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, यदि बहुत ज्यादा पूर्ण रूपेण बंद हो, जैसे देखिए पेशाब लगता है, यदि नहीं करते हैं कितना पेन फील होता है, कितना दर्द फील होता है, और उस तरह से संपूर्ण रूप से वो रास्ता यदि बंद हो जाता है, बहुत ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है। जिसके कारण क्या होता है, डॉक्टर क्या करता है, ये मूत्र मार्ग से क्या होता है, एक नलिका को एक तरह से पाइप जो होता है, पाइप को प्रवेश करवा करके डायरेक्ट आपका जो मूत्राशय जो होता है उसी में प्रवेश करवा देता है, इसी माध्यम से, ताकि क्या हो, पेशाब करने में समस्याएं ना हो। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर क्या करता है, एक ऑपरेशन की भी सुविधा होती है, इसको ऑपरेशन करके क्या करते हैं, इस रास्ते को फिर से क्लियर कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ प्रोस्टेट ग्रंथि हो गया, उसके बाद ये इस तरह से क्या होगा, ये मूत्र मार्ग से क्या होगा, मूत्र बाहर निकल जाएगा। ये क्या होगा, मूत्र बनने की प्रोसेस, और ये कैसे, देखिए इसको फिर से एक बार समझना चाहते हैं तो स्टार्टिंग देखिए क्या कहाँ से होता है हम लोग का, यहाँ स्टार्टिंग किसमें होता है, देखिए किडनी में। सबसे पहले क्या होता है, किडनी में आता है रक्त, किडनी में क्या आता है, रक्त। किडनी का जो उपस्थित किडनी में जो होता है नेफ्रॉन, क्या होता है, नेफ्रॉन, वो क्या करता है, आपका रक्त में उपस्थित जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर निकलता है, यानी उसको क्या कह सकते हैं, मूत्र कह सकते हैं। वह कहाँ जाकर जमा होता है, संग्रहित नलिका में, संग्रहित नलिका में जमा होता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे संग्रहित नलिका को क्या कहते हैं, पेल्विक कहते हैं। क्या कहते हैं हम, पेल्विक कहते हैं। ये सब जितना मूत्र होता है कहाँ जमा हो गया, पेल्विक में जमा हो गया। पेल्विक में जमा होने के बाद यह मूत्र फिर कहाँ चला जाता है, मूत्रवाहिका में चला जाता है। किस में जाएगा, मूत्रवाहिका बोलिए या मूत्र नलिका बोलिए। फिर मूत्रवाहिका से ये रक्त ये मूत्र कहाँ चला जाएगा, ये मूत्राशय में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, ये मूत्राशय में चला जाएगा। मूत्राशय में चले जाने के बाद समझिएगा ध्यान से, यह मूत्र फिर मूत्राशय से फिर कहाँ आगे बढ़ता है, यह बढ़ता है मूत्र मार्ग की ओर। क्या बढ़ता है, ये मूत्र मार्ग की ओर। ये लास्ट होता है, इस मार्ग से क्या होता है, मूत्र को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये तीन एक तरह से इस प्रोसेस से होते हुए क्या होता है, मूत्र बाहर निकलता है। ठीक है, अब देखिए, अब सेम देखिए वही प्रोसेस हुआ है ना। देखिए क्या हुआ है कि जो पहले क्या था, ये जो रक्त जो है, रक्त कहाँ पहुंचा, ये किडनी के पास पहुंचता है। किडनी में उपस्थित जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन क्या करता है, नेफ्रॉन क्या करता है, उसको शुद्धिकरण करता है, मूत्र बनता है, उसको संग्रहित नलिका में डालता है। ये संग्रहित नलिका से मिलकर के पेल्विस का निर्माण करता है। या पेल्विस से क्या होता है, ये पेल्विस से क्या होता है, मूत्रवाहिका जुड़ा होता है दोनों से। उसके बाद ये मूत्राशय में पहुंचता है मूत्र, उसके बाद ये मूत्र मार्ग से होते हुए क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है। यही इसका कॉन्सेप्ट है, मूत्र का बनने का और मूत्र का बाहर निकलने का। कौन कौन सा पार्ट भाग लेता है, कौन कौन सा पार्ट इसको मदद करता है। चलिए देखिए, पहला है समय लगा होगा, मानते हैं पहला सवाल में, लेकिन अब जो भी होगा उसमें थोड़ा मजा आएगा। अब देखिए मूत्राशय समझ में आ गया। अंडकोशिका, देखिए अंडकोश होता है तो समझ सकते हैं कि ये जो वृषण जो होता है ना, इसको हम कहते हैं अंडकोश। ठीक है, और एक तरह से पूरे इस तरह से इस शेप को क्या कहते हैं, अंडकोश की थैली कहते हैं। ठीक है, लेकिन अंडकोशिका है तो अंडकोशिका यही समझ लीजिए कि अंडाणु का निर्माण करने वाली कोशिका। ठीक ना, ये कहा था अंडाशय में निर्माण होता है। कहाँ पे, ये महिला जनन तंत्र, महिला जनन में होगा। ठीक है, चलिए ये गुर्दा क्या होगा, ये किडनी होगा। किडनी क्या होता है, हमारे शरीर में कितना होता है, 2 होता है। कितने होते हैं, 2 होते हैं। दोनों का वजन कितना, लगभग 170 ग्राम के आसपास दोनों का
वजन होता है दोनों किडनी का, ठीक है। और एक किडनी में कितना होता है, 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है। कितना होता है, 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है, ठीक है। और किडनी को क्या कहा जाता है, मुख्य उत्सर्जी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य उत्सर्जी अंग कहते हैं। मुख्य उत्सर्जी अंग इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा जो होता है नाइट्रोजनियस वेस्ट जो होता है अधिक मात्रा में, उस सबको ज़्यादा उत्सर्जी पदार्थ को निकालने का काम करता है आपका यह किडनी करता है, ठीक है। किडनी क्या होता है समझे ध्यान से, यदि किडनी एक भी किडनी है तो फिर भी काम चलते रहेगा, यदि किडनी खराब हो जाता है तो डायलिसिस प्रक्रिया में जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न में आते हैं। पुरस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव डैश में प्रवेश करता है। जो पुरस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव होता है किस में प्रवेश करेगा, देखिए समझना आराम से। अब हम आपको बताए थे पुरस्थ ग्रंथि जो होता है यह उत्सर्जन का पार्ट नहीं है, उत्सर्जन के लिए कोई काम नहीं करता, सिर्फ उसके लिए बाधा करता है। तो काम क्या करेगा, अब जो ये अपना जो स्राव जो है ये तो थी उत्सर्जन, तो अपना स्राव नहीं दे रहा था, बस यही कर रहा था, सेब बढ़ जा रहा था, तो क्या होता है मूत्र मार्ग क्या होता है, दब जा रहा था, ये तो अपना कुछ स्राव नहीं दे रहा था। अब देखिए यह जो है पुरस्थ ग्रंथि जो है यह स्राव किस में देगा, इसी में देगा, ये इस नलिका में, यहाँ है तो इस नलिका में देगा यहाँ पे। इसको क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ से जो मूत्र मार्ग शुरू हुआ है वही रास्ता में ये भी अपना स्राव दे रहा है, ठीक ना। और उसके बाद यह जो वृषण जो है शुक्राणु बना था, शुक्राणु यहाँ बना था, परिपक्व अधिवृषण में हुआ, उसके बाद शुक्रवाहिका के द्वारा आया, कहाँ आया, शुक्राशय में आया, शुक्राशय में आने के बाद फिर शुक्राणु भी इसी माध्यम से जा रहा है। अब एक चीज देख सकते हैं, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये मूत्र भी यहाँ आकर के मिल रहा है और क्या हो रहा है, वीर्य भी यहाँ आकर के मिल रहा है, दोनों एक जगह पे यहाँ पे आकर के मिल रहा है। और ये प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है अपना द्रव कहाँ छोड़ रहा है, यहाँ छोड़ रहा है। इसका मतलब ये कॉमन रास्ता है जहां से क्या होता है कि मूत्र भी गमन करेगा अब वहां से और वीर्य भी गमन करेगा। तो अब देखिए क्या कर रहा है, प्रश्न यही है कि पुरस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव डैश में प्रवेश करेगा। ये पुरस्थ ग्रंथि स्राव किस में देगा, जब सटा हुआ है ये अथी से मूत्र मार्ग से, तो उसी में देगा ना। अब मूत्र मार्ग में ही क्या जाता है आपका, वीर्य भी जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये मूत्र मार्ग, ये क्या हो जाएगा, मूत्र मार्ग। ये मूत्र नली किसको कहते हैं, याद रखिएगा, मूत्र नली, इसको मूत्र नलिका बोलिए या मूत्र नली बोलिए या एक तरह से मूत्रवाहिका बोलिए, ठीक ना, तीनों इसी को कहा जाता है। चलिए वृषण हमको बताया, यही है वृषण, जहाँ क्या होता है शुक्राणु का निर्माण होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी यही निर्माण होता है, वो एक तरह से क्या होता है शुक्राणु को निर्माण करने में मदद करता है। चलिए वृक्क क्या होगा, किडनी कितना होता है, एक जोड़ी किडनी पाया जाता है हम लोग के शरीर में। अगला है कि हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। मतलब कि मूत्र त्याग की उत्तेजना जो है यदि हम चाहे नियंत्रित कर सकते हैं, मतलब किस प्रकार से नियंत्रित करेंगे कि हाँ कि जैसे पेशाब जोर से लगा हुआ है, हम सोचते हैं थोड़ा कुछ समय बाद करें या अभी करें, इस चीज़ को नियंत्रित करने का काम कैसे कर सकते हैं, लेट से यदि हमारी इच्छा हो। देखिए क्या है कि मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर, अब देखिए कैसे होता है इस चीज को पहले समझिएगा ध्यान से। ये जो हम लोग का जो मूत्राशय होता है समझिए, इसका जो कैपेसिटी होता है, ये मेल में जो होता है कैपेसिटी होता है इसका लगभग 800 ml होता है, ठीक है। वही फीमेल में कैपेसिटी कितना होता है इसका, ये 500 ml क्या होता है मूत्र जमा हो सकता है, ठीक ना। और समझिएगा ध्यान से, मेल हो या फीमेल हो लगभग, ठीक ना, लगभग समझिएगा ध्यान से 150 ml 150 ml से अगर 200 ml अगर यदि आपके मूत्राशय में मूत्र का निर्माण हो चुका है, जमा हो चुका है, तो इसमें उपस्थित के मांसपेशियों में उपस्थित जो तंत्रिका तंत्र है वो मस्तिष्क को सूचना देता है, ठीक ना। उसके बाद हमें फील होता है कि हाँ कि हमें पेशाब लग रहा है, हमें पेशाब करना चाहिए, ठीक ना। तो इसका मतलब मेन रोल अदा कौन कर रहा है आपका, ये मूत्राशय में उपस्थित जो मांसपेशी में उपस्थित जो तंत्रिका तंत्र है वो, अगर उस पर मेरा कमांड होता है तो हम क्या कर सकते हैं, 150 से 200 ml क्या है इसमें, अगर 400 ml भी हो जाता है, 300 ml भी हो जाता है, तब तक अपने आप को बर्दाश्त कर सकते हैं। मुख्य कंट्रोल किस पे होना चाहिए, मूत्राशय में उपस्थित जो एक तरह से मांसपेशी होता है उसमें उपस्थित जो तंत्रिकाएं होती है उस पर मेरा कंट्रोल होना चाहिए। क्या है, मांसपेशी मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर, हाँ ये बात तो सही है। अगला क्या है, स्पिंचर मांसपेशी के मूत्राशय और मूत्रमार्ग के बीच मौजूद होने पर, यह नहीं होगा। मूत्राशय में कम पानी भरा होने पर, मूत्राशय में कम पानी भरा रहेगा तो हमको फीले नहीं आएगा कि हाँ पेशाब करना है। मूत्राशय के आसानी से नहीं भरने पर, अब भरा ही नहीं है तो क्या फील आएगा कि हाँ पेशाब करने के लिए जाना, ठीक ना। समझिए ध्यान से, मुख्य चीज हो गया कि तंत्रिका तंत्र नियंत्रण में रहेगा आपका, तो आप क्या कर सकते हैं, लेट भी कर सकते हैं, समय ज्यादा ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग क्या है। अब देखिए हम आपको बताए थे शुक्राणु यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे वृषण लगभग देखिए याद हो जाएगा, एक चीज इतना रिपीट होगा याद हो जाएगा। ये वृषण में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, शुक्राणु क्या है, पुरुष जो है ना, एक तरह समझ लीजिए कि पुरुष जनन कोशिका है शुक्राणु, और मादा जनन कोशिका कौन है, अंडाणु। इसको निर्माण कौन करवाता है, मदद कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यही पाया जाता है। उसके बाद यह एक तरह से वृषण में इसका निर्माण होता है, और ये अधिवृषण में
अधिवृषण में इसका क्या होता है, परिपक्वता होता है, या परिपक्व एक तरह से, हाँ अब जो है निषेचन के लिए तैयार है, या एक तरह संपूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। उसके जब संपूर्ण रूप से तैयार हो जाता है तो इसको क्या होता है, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका, वाहिका मतलब होता है रास्ता, शुक्र मतलब शुक्राणु, यानी शुक्राणु को जाने के रास्ते के द्वारा इस तरह से जो जा रहा है, इसको कहाँ पर भेजा जाता है, यहाँ शुक्राशय के पास, और शुक्राशय से फिर इस प्रकार से निकलेगा यहाँ से, यहीं से शुरू हो जाता है आपका मूत्र मार्ग। कहाँ से शुरू होता है, कहीं मूत्र मार्ग तो यहाँ से शुरू हुआ है, और यही मूत्र मार्ग में आकर के ये मिलता है, कौन, शुक्रवाहिका जो होता है, यही मूत्र मार्ग में आकर के मिलता है। मूत्र मार्ग का स्टार्टिंग यहाँ से होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, और उसी के बीच में ये क्या होता है, शुक्रवाहिका भी यहाँ मिल जाता है। कहाँ पे, यहाँ। तो वही सवाल पूछ रहा है, पुरुषों में शुक्राणु, ये शुक्राणु ठीक, और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग, तो मूत्र के लिए मूत्र हो गया ये, और शुक्राणु इधर से आता है, सामान्य मार्ग यही है ना, ये मूत्र मार्ग ही है, सामान्य मार्ग है। दोनों में से दोनों क्या होता है कि एक ही मार्ग से होकर के जाता है। कहाँ से, यहाँ से शुरू करता है, दोनों एक ही मार्ग से होकर जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मूत्र मार्ग हो जाएगा। शुक्रवाहिका किसको कहते हैं, ये अधिवृषण से जो निकलता है, ये नली जो होता है, जो शुक्राणु को कहाँ तक लेके जाता है, यहाँ तक पहुंचाता है, इसको क्या कहेंगे हम, शुक्रवाहिका कहते हैं, या शुक्राशय तक पहुंचाता है बोल सकते हैं। अब मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी कौन हो गया, मूत्रवाहिनी हो गया ये, मूत्रवाहिनी ये कहाँ से लेकर के आता है इसको, मूत्रवाहिनी मूत्र को कहाँ से लेकर आता है, मूत्रवाहिनी मूत्र को कहाँ से लेकर आता है, किडनी से। कहाँ से लेकर आता है, किडनी से। ये जो होता है किडनी जो पाया जाता है, यहाँ से क्या आता है, लेकर के आता है मूत्र को, ठीक है, यहाँ से इधर से, कभी ये किडनी काम करेगा, कभी ये किडनी काम करेगा। ये हो गया मूत्र नलिका, मूत्रवाहिनी इसी को कह सकते हैं, ठीक है। चलो, अंडकोश की थैली, यानी अंडकोश की थैली क्या हो जाएगा, एकदम ये हो गया। वृषण जो होता है, वृषण के जो थैली होता है उसको क्या कहते हैं, अंडकोश की थैली कहते हैं। चलिए अगला है कि शुक्रवाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए, शुक्र पहले समझना हर चीज, शुक्रवाहिका ये हो गया शुक्रवाहिका, ठीक, सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए, सामान्य मतलब जनरल, ठीक ना, कोई भी जा सकता है लगभग, मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली, मूत्राशय ये हो गया, मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका, यही आने वाली नलिका है, के साथ जुड़ी होती है, हाँ के साथ जुड़ी होती है। ये जो आने वाली नलिका है उसके साथ ये भी होता है, शुक्रवाहिका भी जुड़ी होती है, ठीक होती है, जिसे डैश का कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, मूत्रमार्ग ही तो कहते हैं। देखिए अगर यदि आप समझ जाते हैं ना, सवाल कितना भी घुमाए, आप उस बात को अच्छा से जवाब दे पाइएगा, ठीक ना। लेकिन नहीं समझते हैं, सिर्फ टिक मारने से कोई फायदा नहीं। आंसर इसका भी क्या हो जाएगा, आपका मूत्रमार्ग हो जाएगा। शुक्रवाहिका क्या हो जाएगा, शुक्रवाहिका हो गया ये। देखिए अगर यदि जनन की ओर जाते हैं तो क्या क्या चीज़ है, स्टार्टिंग क्या हो गया आपका, वृषण क्या है, क्या हो गया, वृषण हो गया। वृषण में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। वृषण से फिर कहाँ जाता है, ये परिपक्व होने के लिए कहाँ जाता है, अधिवृषण में जाता है, ठीक है। ये अधिवृषण में जाता है परिपक्व होने के लिए, यहाँ से यहाँ गया। उसके बाद क्या होता है, ये शुक्रवाहिका क्या होता है आपका, ये शुक्रवाहिका में जाता है। और शुक्रवाहिका से फिर कहाँ जाता है, शुक्राशय में जाता है। कहाँ जाता है, शुक्राशय में जाता है। और शुक्राशय से फिर कहाँ चला जाता है, ये भी मूत्र मार्ग में जाता है। किस में जाता है, ये मूत्र मार्ग में जाता है। उसी तरह से अगर दी जाए ये उत्सर्जन का चलते हैं तो क्या होता है, किडनी जो होता है, वृक्क जिसको गुर्दा भी कहते हैं, ठीक है। ये जो किडनी जो होता है, किडनी में ब्लड आता है, उसके बाद उसका ब्लड छनने के बाद क्या होता है, जो मूत्र का जो निर्माण होता है वो कहाँ आता है आपका, मूत्राशय में आता है। कहाँ आता है आपका, अभी शॉर्ट में खींचते हैं इसको, नहीं रुक जाइए थोड़ा, नहीं, जो किडनी में जो मूत्र का निर्माण होता है वहाँ कहाँ, वो फिर कहाँ जाता है, मूत्रवाहिका में जाता है। मूत्रवाहिका में जाता है। मूत्रवाहिका से कहाँ जाता है, मूत्राशय में जाता है। कहाँ जाता है, मूत्राशय में जाता है। फिर मूत्राशय से फिर कहाँ जाता है, ये भी मूत्र मार्ग में जाता है। तो ये दोनों को दोनों तो मूत्र मार्ग में ही पहुँचता है, दोनों बाहर निकलता है, इस मूत्र मार्ग से ही बाहर निकलता है। ये वृषण क्या हो गया, ये है वृषण, ठीक। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न क्या है कि डैश एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्र मार्ग से मूत्र ले जाती है। ये मूत्र क्या है, सॉरी मूत्राशय से, ये क्या है आपका, मूत्राशय से मूत्र ले जाने का काम कौन कर रहा है, यही नली कर रहा है ना। तो इस नली को यहाँ से लेके इस नली को क्या कहते हैं, मूत्रमार्ग कहते हैं, ठीक ना। और क्या बोल रहा है कि एक 20 सेंटीमीटर नली, एक तरह से बता भी रहा है आपको कि 20 सेंटीमीटर लंबी है। हमको आंसर यहीं से मिल जा रहा है, मूत्राशय से मूत्र कौन लेके जा रहा है, ये मूत्राशय है तो मूत्र कौन लेके जा रहा है, यही नली लेके जा रहा है। 20 सेंटीमीटर बोल रहा है, जिसका मतलब 20 सेंटीमीटर का लंबाई है। हम आपको बताए हैं कि मूत्रमार्ग जो होता है, मूत्रमार्ग में क्या होता है, जो मेल होता है, मेल का लंबाई मूत्रमार्ग का होता है 15 से 20 सेंटीमीटर, ठीक ना। और वही फीमेल का क्या हो जाता है, ये 4 से 5 सेंटीमीटर होता है, ठीक ना। चलिए लिंग क्या हो गया, ये लिंग हो गया, ये पार्ट हो गया आपका लिंग हो गया, ठीक है। वृषण कौन सा पार्ट हो गया, ये जहाँ क्या था शुक्राणु का निर्माण होता है, यहाँ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अंडकोश की थैली, इस थैली को क्या कहते हैं हम, अंडकोश की थैली कहते हैं। ये मूत्र मार्ग आपको बता दिए हैं। अगला प्रश्न है देखिए
कि पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए समान मार्ग, बता दिए पुरुषों में शुक्राणु मूत्र के लिए समान मार्ग, मूत्र मार्ग हो गया, ये बता चुके हैं। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाई होती है, उन्हें डैश कहा जाता है। निस्यंदन इकाई मतलब क्या होता है, क्षरण करने की प्रक्रिया जो होती है, ठीक ना, वो होता है, वो कौन करता है, मतलब क्या है, तो वो क्या होगा आपका वृक्काणु। ये जो नेफ्रॉन जो होता है, देखिए जो किडनी जो होता है, किडनी में उपस्थित जो कोशिका होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक ना। और इसी को एक तरह से वृक्काणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, इसी को हम वृक्काणु भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी इधर से क्या आता है, रक्त आता है, इधर से क्या आता है, रक्त आता है। रक्त आने के बाद जो होता है, समझिए ध्यान से, जो इसमें जो अपशिष्ट चीज होता है उसको ये ग्लोमेरुलस क्या करता है, फिल्टर करके जो गंदगी चीज होता है या शरीर के लिए फायदेमंद नुकसानदेह होगा, अधिक मात्रा में हो गया है, दो चीज, जो अधिक मात्रा में हो गया है उसको, और जो गंदे जो गलत चीज होता है, अपशिष्ट चीज होता है जो शरीर के लिए नुकसानदेह है उसको, दोनों के क्या करेगा, ये ग्लोमेरुलस अपने समेट लेगा, और जो अच्छा चीज है उसको फिर इधर से फिर भेज देगा, फिर रक्त में डाल करके फिर भेज देगा शरीर में। ये भी इधर से भी आया, शरीर से आ करके यहाँ शुद्ध हो करके जो अपशिष्ट था उसको इधर फेंक दिया, और जो सही चीज था उसको इधर दे करके भेज दिया फिर, ठीक ना। ये किसका, ये काम कौन कर रहा है आपका, नेफ्रॉन कर रहा है। इसी को क्या कहते हैं हम, वृक्काणु कहते हैं। ये जो लूप है इसको क्या कहते हैं हम, हेनले का लूप कहते हैं, ठीक है, या हेनले की झूला कहते हैं। हेनले नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, इसलिए अपने नाम पे इसका नाम रख दिया। ये स्नायु मतलब क्या होता है, नर्व होता है। नर्व मतलब क्या होता है, तेरी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाला एक तरह से कोशिका होगी। चलिए देखिए, ये नाभिक, नाभिक के बारे में बताए थे। ये कोशिका जो होता है, कोशिका के जो बीचों बीच जो पाया जाता है लगभग, उसको क्या कहते हैं हम, नाभिक। नाभिक इसके अंदर क्या पाया जाता है आपका, अनुवांशिकी गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपका, इसका, इसके अंदर अनुवांशिकी गुण पाया जाता है, ठीक है। और यह कोशिका का क्या होता है, सबसे बड़ा भाग, यह कोशिका का सबसे बड़ा पार्ट है, कोशिका का सबसे बड़ा पार्ट है। चलिए अब क्या है, लगभग तंत्रिका। तंत्रिका के बारे में हमको आपको बताए थे। तंत्रिका तंत्र क्या करता है, सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। यह तंत्रिका जो होता है, तंत्रिका कोशिका शरीर का सबसे लंबा कोशिका, शरीर का सबसे क्या है, लंबा कोशिका, शरीर का सबसे लंबा, ठीक ना, कौन है, तंत्रिका। अगर आकार में देखिएगा कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा आकार में सबसे बड़ा कौन हो गया आपका, ओवम यानी अंडाणु। क्या हो गया, ओवम यानी अंडाणु, ओवम यानी अंडाणु। यदि आकार, यदि सबसे छोटा यदि आकार में बोलिएगा तो वो क्या हो जाएगा, शुक्राणु, ठीक है। ये शरीर का है, ये क्या हम लोग के शरीर का काम है, ठीक है। यदि पूरे वर्ल्ड में सोचेंगे सबसे बड़ा कोशिका किसका, शुतुरमुर्ग का अंडा का, लगभग 1.5 kg उसका वजन होता है अंडा का। और सबसे छोटा क्या है, माइकोप्लाज्मा, जो कि क्या है, एक प्रकार से बैक्टीरिया है। अगला प्रश्न है कि हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है, वही संबंध वृक्क का डैश है। देखिए एक तरह से आपको समझना, यदि समझना चाहते हैं नॉर्मली समझिएगा। जो हृदय जो होता है, हृदय जो होता है ये किस कोशिका से बना होता है, ये कार्डियक कोशिका से। किससे बना होता है, ये कार्डियक कोशिका से, ठीक ना। हृदय का अध्ययन को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी, ठीक है। अब जैसे समझिए ध्यान से, जो मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क जो होता है किससे बना होता है, ये न्यूरॉन से, न्यूरॉन कोशिका से। किस कोशिका से बनाता है, न्यूरॉन कोशिका से। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग, न्यूरोलॉजी। क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी, ठीक है। उसी प्रकार से जो एक किडनी जो होता है, समझिए ध्यान से, ये सब शरीर का क्या एक अंग है। किडनी किससे बनाता है, नेफ्रॉन से। किससे बनाता है, नेफ्रॉन कोशिका से। किस कोशिका से बनाता है, नेफ्रॉन कोशिका से। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग, नेफ्रोलॉजी। क्या कहेंगे हम लोग, नेफ्रोलॉजी, ठीक ना। अगर इसी के डॉक्टर को बोलेंगे तो ये हो जाएगा कार्डियोलॉजिस्ट हो जाएगा, न्यूरोलॉजिस्ट हो जाएगा, नेफ्रोलॉजिस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये चीज क्या चीज है, न्यूक्लियर मेडिसिन। देखिए न्यूक्लियर मेडिसिन क्या होता है, समझिए ध्यान से। न्यूक्लियर मेडिसिन और क्या, देखिए ये न्यूक्लियर मेडिसिन मतलब क्या होता है, ध्यान से। ये एक तरह से रेडियोधर्मी पदार्थ का उपयोग करके एक तरह से दवा बनाना, और उसका क्या होता है, किसी रोगों में इलाज करवाना। देखिए जैसे न्यूक्लियर बम में भी क्या करता है, उसमें रेडियोधर्मी पदार्थ का उपयोग करते हैं, यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें उतना हाईली नहीं किया जाता, जो नॉर्मल क्वालिटी का, जो तो ज़्यादा इफेक्टेड नहीं हो, ठीक ना, वैसे पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, रेडियोधर्मी पदार्थ का। और ये क्या करता है, जैसे कि आपका हृदय का इलाज हो जाए, या एक तरह से थायराइड का इलाज हो जाए, या एक तरह से कैंसर का इलाज हो जाए, उस समय क्या होता है, इसका न्यूक्लियर मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। यानी रेडियोधर्मी पदार्थ का इस्तेमाल करके दवाई बनाना, उस दवाई से क्या होता है, इलाज करना, बस वो क्या हो गया आपका न्यूक्लियर मेडिसिन। और रूमेटोलॉजी मतलब समझ लीजिए ध्यान से, जो पैरों का जो ज्वाइंट जो होता है जहाँ पे, ठीक ना, ज्वाइंट के बारे में अध्ययन करना, या संयोजी उत्तक के बारे में अध्ययन करना, क्या कहलाता है आपका, रूमेटोलॉजी कहलाता है।
और एक और चीज समझ ध्यान से, एक चीज जो रक्त का जो अध्ययन होता है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन हो जाएगा आपका हेमेटोलॉजी। और लीवर का अध्ययन क्या हो जाएगा? हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी इसलिए कहते हैं हेपेटोलॉजी, समझिए ध्यान से, कि हेपेटिक कोशिका की संख्या लीवर में अधिक होती है। चलिए अगला देखते हैं, है कि गुर्दे की विफलता का समय समय पर, गुर्दे की विफलता, गुर्दा मतलब किडनी, विफलता मतलब सही से काम नहीं कर पाना, का समय समय पर, समयानुसार, पर गुर्दे की मशीन पर, गुर्दा का कोई एक मशीन है जिससे गुर्दे के जैसा काम करने वाला कोई मशीन है, जिसे गुर्दा क्या कर रहा है, किडनी क्या कर रहा है आपका, जो रक्त में जो अपशिष्ट चीज होता है उसको क्या करता है, छान करके बाहर निकल रहा है, जो सही चीज होता है उसको रक्त में ही रहने दे रहा है। ठीक है, ये काम कौन कर रहा था? आपका गुर्दा। अब उसका उसी टाइप का जो मशीन होगा वो वही काम करेगा, सेम काम करेगा, तब ना गुर्दा का मशीन हो गया वो है। पर इलाज किया जाता है, क्या 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 किया जाता है? गुर्दे की मशीन पर इलाज किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो होता है कि एक हेमोडायलिसिस एक प्रक्रिया है। ठीक है, देखो हाँ चलिए ध्यान से, ये क्या आता है? हेमोडायलिसिस कहलाता है। देखिए ध्यान से, ये जो हेमो मतलब क्या होगा? ब्लड, और डायलिसिस मतलब क्या होता है? शुद्ध करना। ठीक ना। तो अब देखिए हो रहा है क्या चीज, जैसे देखिए हम लोग का पहले जो कृत्रिम रूप से पहले क्या हो रहा था, ये हम लोग का जो समझ लीजिए, ये क्या है? नेफ्रॉन कोशिका। ये क्या कर रहा था? जो भी रक्त आ रहा था इधर से, इसमें जो अपशिष्ट पदार्थ था उसको इधर से भेज दे रहा था, यहाँ से मूत्र के रूप में यहाँ करके जमा हो जा रहा था। ठीक, ये प्रक्रिया हो रहा था। और जो सही चीज था, शरीर के लिए फायदेमंद था, उसको फिर क्या कर रहा था? यहाँ से उठा करके फिर रक्त में मिला दे रहा था। ये काम कौन कर रहा था? आपका नेफ्रॉन कर रहा था। अब अगर यदि किसी कारणवश किडनी क्या होता है, खराब हो जाए, किडनी सही से काम नहीं कर पा रहा है, जबकि हमको तो क्या काम से मतलब है भाई, किडनी करे या कोई भी करे, हमको तो काम से मतलब है, हमको रक्त का शुद्धिकरण से मतलब है। यदि रक्त शुद्धिकरण नहीं होगा तो अपशिष्ट ज़्यादा जमा हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा? जो है रक्त में क्या समस्या आएगी, आपका पूरा बॉडी में तो समस्या आएगी, बहुत तरह की बीमारी, बहुत प्रकार की बीमारी होता है, होने का संभावना बढ़ जाएगा और व्यक्ति का क्या हो जाएगा? मौत हो जाएगा। तो हमको तो बस रक्त को शुद्धिकरण से मतलब है। यदि किडनी नहीं कर पा रहा है तो इसमें समस्या आ गया है, तो हम लोग क्या करते हैं? एक मशीन का निर्माण किया गया है, एक मशीन का निर्माण किया गया है। ठीक ना, उसको कहते हैं डायलेजर मशीन। क्या कहते हैं इसको? हम डायलेजर मशीन कहते हैं। और ये एक तरह समझ लीजिए, यह रक्त को डायलिजिंग करने का काम करता है, शुद्ध करने का काम करता है। इसको इसलिए क्या कहते हैं हम? हीमोडायलिसिस मशीन। क्या कहते हैं इसको हम? हीमोडायलिसिस। इसमें भी सेम बात होता है, इसमें भी क्या होता है? सेम बात होता है। ये क्या करता है? कोई व्यक्ति जो होता है जिसका रक्त में, देखिए इसका किडनी सही से काम नहीं कर पा रहा है, तो इसके जो हाथ में जो ये नस है, देख रहे हैं, दो एक तरह से लगा हुआ है ना पाइप, इसमें क्या होता है? ब्लड को एक तरह से एक पाइप क्या करेगा? ब्लड को लेके जाएगा और पूरा एक तरह से ये प्रोसेस अंदर में चलेगा। प्रोसेस होने के बाद जो भी अपशिष्ट चीज होगा उसको बाहर निकल जाएगा, जो शुद्ध चीज होगा उसको फिर क्या कर किया जाएगा? फिर एक दूसरे नस के द्वारा अथी रक्तवाहिका, सॉरी, एक दूसरे पाइप के द्वारा क्या हो जाएगा? उस रक्त को फिर शरीर में डाल दिया जाएगा। मेन काम बस एक अपशिष्ट को बाहर निकलना। ये कौन काम कर रहा है आपका? ये हीमोडायलिसिस मशीन कर रहा है। चलिए परिवहन तो तरह समझिए ध्यान से, परिवहन दो प्रकार तरह से, परिवहन को छोड़िए, अभी रक्त परिवहन तंत्र में पढ़ाएंगे। मेटाबॉलिज्म क्या होता है समझ, देखिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है? एक प्रक्रिया है जिसमें पोषक तत्वों को तोड़ करके मेरे शरीर में ऊर्जा बनाने का काम होता है। जिससे देखिए हम आपको बताए थे, जो कोशिका जो होता है, कोशिका में उपस्थित जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, कहाँ क्या क्या चीज़? ये माइटोकॉन्ड्रिया जाता है, इसमें ग्लूकोज को क्या करता है? ऑक्सीजन तोड़ता है और उसमें क्या होता है? एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है। ये भी प्रक्रिया क्या कहलाता है? आपका मेटाबॉलिज्म कहलाता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? शरीर में ऊर्जा को निर्माण करने की प्रक्रिया है। उत्सर्जन तो आपको बता ही रहे हैं, अभी उत्सर्जन तो चल ही रहा है। इसमें क्या होता है कि जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। मानवों में वृक्क में डैश द्वारा घुलनशील, मानव में वृक्क में यानी किडनी में डैश द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक मतलब जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा हो, ठीक, यौगिक के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है। अब नाइट्रोजन के रूप में जो उत्सर्जित पदार्थ मतलब कि अपशिष्ट पदार्थ, कैसा अपशिष्ट पदार्थ? जिसमें नाइट्रोजन हो। ऐसे अपशिष्ट पदार्थ देखिए हम लोग का शरीर में, जैसे ध्यान से देखिए अभी तुरंत हम बताए थे, जैसे देखिए ये कोशिका है, कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया था, ठीक ना, और उसमें जो होता है जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट को कौन करता है? ऑक्सीजन क्या करता है? वो तोड़ता है। तोड़ने से क्या बन जाता है आपका? ये जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा बनता है। शॉर्ट में लिखे हैं, यहाँ ग्लूकोज हो जाएगा।
ये क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। अब तोड़ेगा तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या है, अवशिष्ट चीज़ है, इसको शरीर से बाहर निकालना है। अगर नहीं निकालिएगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के शरीर में उपस्थित जो जल जो है इससे रिएक्शन करके कार्बोनिक अम्ल बना लेगा। क्या बना लेगा, ये कार्बोनिक अम्ल बना लेगा। ये कार्बोनिक जो अम्ल बनाएगा ये क्या करेगा, ये रक्त को खराब कर देगा, ये रक्त को खराब कर देगा, कोशिकाओं को मार देगा, जिससे क्या हो सकता है, आपकी मौत हो सकती है, ठीक ना। इसलिए क्या क्या होता है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है शरीर से। अब इसको किधर से निकाला जाता है, ये क्या होता है, फेफड़ा के द्वारा निकाला जाता है, ठीक ना। अब ये क्या कह रहा है कि नाइट्रोजनी पदार्थ, जिसमें नाइट्रोजन है, देखिए तो कार्बन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन है नहीं। अब नाइट्रोजनी पदार्थ कौन कौन सा है, ये देखिए, नाइट्रोजनी पदार्थ हो गया आपका, ये हो गया आपका यूरिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिया क्या है आपका, नाइट्रोजनी पदार्थ हो गया। यूरिक अम्ल क्या हो जाएगा, यूरिक एसिड जो है ये क्या है आपका, नाइट्रोजनी पदार्थ हुआ। ये सब का निर्माण ये सब नाइट्रोजनी पदार्थ हो गया। ये सब नाइट्रोजनी पदार्थ को निकालने का काम किससे होता है आपका, ये किडनी करता है। अब किडनी विफल हो जाता है तो किडनी की जगह कौन काम करता है आपका, हेमोडायलिसिस करता है। जब किडनी है तो किडनी उपस्थित जो नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन उसी का कोशिका है, किडनी का कोशिका है, तब तक कौन काम करेगा, ये जो नेफ्रॉन जो कार्य करता है इसको क्या करते हैं हम लोग, प्राकृतिक डायलिसिस कहते हैं, ठीक ना। और हेमोडायलिसिस को क्या करते हैं, कृत्रिम कहते हैं, मतलब खुद से बनाया हुआ। केंद्रक पोषण के बारे में बताएंगे। पोषण मतलब क्या होता है, वैसा पोषक, वैसा पदार्थ, वैसा किसी पदार्थ को ग्रहण करके यदि हम अपने शरीर के रोगों से हम छुटकारा पा सकते हैं या शरीर के वृद्धि में विकास कर पा रहे हैं, ठीक ना, तो उस प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमको पता है, ये शरीर के अंदर क्या करता है, ऊर्जा बनाने का काम करता है, ठीक है। चलिए, इसे ऊर्जागृह भी कहते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है, मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है। आप समझते ध्यान से, क्या है, संग्रहण नलिका, कोशिका गुच्छ, वुमेन कैप्सूल। ये नहीं लग रहा तंत्रिका तंत्र का एक तरह से पार्ट है, आप समझते ध्यान से, या क्या अगर उत्सर्जन तंत्र का पार्ट नहीं है। आप देखिए कौन है, संग्रहण नलिका, संग्रहण नलिका तो ये हो गया, ये तो उत्सर्जन तंत्र का है। नेफ्रॉन क्या है, उत्सर्जन तंत्र में भाग लेने वाला कोशिका है। तो इसमें देखिए संग्रहित नलिका तो यहाँ तो है, इसका मतलब ये तो भाग लेने वाला पार्ट है ये। उसके बाद क्या, कोशिका गुच्छ, कोशिका गुच्छ ये क्या होगा, कोशिका गुच्छ, ये भी भाग लेने वाला है उत्सर्जन में ही। वुमेन कैप्सूल, ये जो है आपका वुमेन संपुट या वुमेन कैप्सूल कहते हैं। क्या कहता है ये, वुमेन संपुट या वुमेन कैप्सूल, ये भी तो है ही, ठीक है। अब क्या है, श्वसनिका। देखिए श्वसनिका मतलब हो गया ट्रेकिया, क्या हो गया, ट्रेकिया, यहाँ पे पाया जाता है ट्रेकिया, ठीक ना। स्टार्टिंग जो होता है श्वास नलिका जो होता है, ये श्वास नलिका, ये जो होता है, सॉरी मिस्टेक हुआ, देखिए ये जो होता है, ये क्षेत्र यहाँ से श्वास जो यहाँ से लेकर के आपका फेफड़ा तक तो जाता है, वहाँ तक को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रेकिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं। चलिए अगला है कि निम्न में से किस जैविक प्रक्रिया के द्वारा शरीर से हानिकारक चापचे अपशिष्ट को बाहर, मतलब किस जैविक प्रक्रिया के द्वारा शरीर से जो हानिकारक, जो शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है, चापचे अपशिष्ट को, यानी एक तरह से उसको तोड़ने के फलस्वरूप अपशिष्ट को, जो अपशिष्ट बचता है जिससे हमें क्या होता है, फायदा हमको नहीं हो सकता, उसको नुकसान हो सकता है, को बाहर निकाला जाता है। किस प्रक्रिया, उत्सर्जन के द्वारा, उत्सर्जन के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। चाहे कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाले, चाहे एक तरह से यूरिया को, या एक तरह से अमोनिया को, या यूरिक एसिड को बाहर निकाले, या क्रिएटिनिन को बाहर निकाले, ठीक है। चलिए देखिए, स्वेदन मतलब क्या आता है, शरीर के अंदर से जो पसीना है बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, स्वेदन कहते हैं। इसको कौन निकालता है, श्वेत ग्रंथि होता है हमारे शरीर के अंदर, जो पसीना बाहर निकलता है। अब वो पसीना क्या करता है, शरीर में ताप को नियंत्रित करने का काम करता है। यदि शरीर में टेम्परेचर 37 डिग्री से अधिक होने लगेगा तो क्या हो जाता है कि एक तरह से उसको टेम्परेचर कम करने के लिए क्या किया जाता है, उसमें पसीना को शरीर से बाहर निकाला जाता है, ताकि क्या पानी यदि शरीर के सतह पे आएगा तो शरीर में ठंडक महसूस होगा। चलिए, नेफ्रॉन संबद्ध है, नेफ्रॉन किस चीज़ के लिए है, श्वसन तंत्र के लिए नहीं, श्वसन तंत्र के लिए नेफ्रॉन नहीं है। चलिए, क्या है, स्नायु तंत्र के लिए नहीं, सूचनाओं के लिए भी नहीं है। देखिए उसके बाद क्या है, संचारी तंत्र के लिए नहीं, संचार मतलब एक स्थान दूसरे स्थान ले जाने का सूचना का काम भी नहीं करता आपका नेफ्रॉन। क्या चीज़ करता है आपका, उत्सर्जन के लिए। हाँ, उत्सर्जन के लिए जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको क्या करता है, ये नेफ्रॉन क्या करता है, बाहर निकाल करके क्या करता है, ये शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। अगला है, जब एक व्यक्ति के दोनों वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो वह जीवित रह सकता है। अगर यदि कोई व्यक्ति का दोनों वृक्क काम करना बंद कर दे रहा है तो देखिए नुकसान क्या हो सकता है। जैसे देखिए रक्त है, आपको बोले थे कि जैसे रक्त है, रक्त में क्या क्या चीज़ पाया जाता है आपका, जो कुछ शुद्ध भी चीज़ पाया जाता है, कुछ अशुद्ध भी चीज़ पाया जाता है। अब देखिए जो शुद्ध क्या चीज़ होगी आपका, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ना विटामिन हो गया, कैल्शियम हो गया,
सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब चीज़ क्या चीज़ है, शरीर के लिए क्या है, फायदेमंद चीज़ है। और इसी के दौरान, पाचन क्रिया के दौरान कुछ कुछ जो होता है, यह रक्त में ही क्या होता है, अपशिष्ट चीज़ का भी निर्माण हो जाता है। जैसे देखिए ध्यान से, यूरिया हो गया, यूरिया क्या है, ये अपशिष्ट चीज़ है, नुकसानदेह चीज़ है। उसके बाद क्या हो गया, तो यूरिक एसिड, क्या है, यूरिक एसिड, ठीक है। और क्या है, क्रिएटिनाइन, क्या है, क्रिएटिनाइन है, ये भी क्या है, अपशिष्ट चीज़ है। ये तीनों अपशिष्ट चीज़ है, ठीक है। अब देखिए जो सही चीज़ है उसको क्या करना है, रक्त में ही रहने देना है, ठीक है। और जो गलत चीज़ है उसको रक्त से बाहर निकालना है। यही प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। यही काम कौन करता है आपका, ये आपका जो नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन वही काम करता है। किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होता है यही काम करता है ना। और एक और काम करता है कि इसमें सब में से भी जो अधिक हो जाए, शरीर में बहुत अधिक होने लगे, उसको भी बाहर निकालना है, किसके द्वारा, इसी के द्वारा। जो अधिक होते जाएगा, इस सब का भी मात्रा अधिक होते जाएगा, तो वो भी अपशिष्ट में ही आते चला जाएगा, ठीक है। और कभी कभी देखते हैं, ध्यान से देखिएगा कि यदि जिसको डायबिटीज़ होता है, शुगर की बीमारी हो जाती है, ठीक ना, तो उसमें क्या होता है, उसका बहुत अधिक होता है, ग्लूकोज की मात्रा क्या होता है, बहुत अधिक होता है, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज की मात्रा बहुत अधिक होता है। तो अब जो बोले ना, बहुत जो अधिक हो जाता है उसको क्या किया जाता है, बाहर ही निकाला जाता है। ये अंदर रहने वाला सब चीज़ है, ठीक है। और इसमें से भी ये बाहर निकलने वाला चीज़ है, ठीक है। और इसमें से भी जो अधिक हो जाएगा वो भी बाहर निकलेगा। इससे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बहुत अधिक हो जाएगा, जिसको डायबिटीज हो जाएगा बहुत अधिक हो जाएगा, वो क्या होगा, पेशाब के रास्ते से वो भी बाहर निकलेगा, ग्लूकोज भी क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, ठीक ना। तो एक तरह से इसमें इसके द्वारा जो जिसको एक तरह से डायबिटीज है, वो यदि पेशाब करता है तो वहाँ क्या होता है, चीटी सब लगता है। कारण क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, मीठा होता है, ठीक ना। उसका मूत्र क्या हो जाएगा, वो मीठा हो जाता है, ठीक ना, जिससे पता चलता है कि हाँ उसे डायबिटीज है। प्रश्न बोल रहा है कि हाँ दोनों वृक्क कार्य करना बंद कर दे, ये भी खत्म हो जाए, ये भी खत्म हो जाए। तो हमको वृक्क से काम क्या चीज़ का है, हमको काम यही है कि हमको जो सही चीज़ है उसको रक्त में दे और जो गलत चीज़ उसको रक्त से निकाले, यही काम है। तो ये काम कौन कर सकता है, एक हीमोडायलिसिस एक मशीन है, हीमोडायलिसिस प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ये क्या है, ये डायलिसिस मशीन है। ये क्या है, डायलिसिस मशीन है। एक ऐसे कर सकते हैं, एक और कैसे कर सकते हैं, भाई मेरा किडनी खराब हो गया है, किडनी किसी से तो ले सकते हैं, किडनी किसी से हम ले सकते हैं, तो उस प्रक्रिया से भी चल सकता है मेरा काम, ठीक है। चलिए, तो दो प्रक्रिया होगा, या तो एक तरह से डायलिसिस करवा लीजिए, या किडनी प्रत्यारोपण, वृक्क प्रत्यारोपण, किडनी प्रत्यारोपण, किसी से किडनी हम ले सकते हैं। अगला देखिए क्या चाहिए, केवल वृक्क प्रत्यारोपण नहीं, हम डायलिसिस प्रक्रिया से भी जी सकते हैं, केवल वृक्क नहीं, डायलिसिस से ही नहीं, डायलिसिस से भी जी सकते हैं। और साथ में हमारे पास वृक्क का भी ऑप्शन है। पूछ रहा है ना क्या क्या हो सकता है, तो हमको जब दोनों ऑप्शन दिया तो दोनों पे हम जाएंगे ना। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन दोनों भी हो सकता है, तो हम दोनों पे जाएंगे। यदि वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो जीवित रहना संभव नहीं है। यदि वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो जीवित रहना संभव नहीं है। देखिए हाँ ये बात है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है। यदि वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो हमारे पास जीने का संभावना नहीं है, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन भी है। क्या क्या है, डायलिसिस और वृक्क प्रत्यारोपण। और एक तरह से यदि आपके पास पैसे से बहुत समस्या है तो समझ लीजिए आपके पास हकीकत में संभव नहीं है जीना, तब यही बात पे चला जाइएगा। लेकिन आप पैसा कौड़ी आपके पास है, पैसा वैसा है, तो आप डायलिसिस भी करा सकते हैं, प्रत्यारोपण भी करा सकते हैं। प्रत्यारोपण के लगभग 8 से 10 लाख रुपये पड़ता है। चलिए चलिए कंप्लीट हो गया। देखिए एक और चीज़ देखिए, सर्वप्रथम जो वृक्क का जो प्रत्यारोपण जो हुआ था ये 1954 में हुआ था। कहाँ हुआ था ये, साउथ अफ्रीका में। कहाँ हुआ था, साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के केपटाउन में, साउथ अफ्रीका के केपटाउन शहर में। कहाँ पे, केपटाउन शहर में हुआ था, ठीक ना। यहीं के एक हॉस्पिटल में हुआ था। और जो डॉक्टर जो प्रत्यारोपण करने वाला डॉक्टर था कौन था, जोसेफ मुर्रे। कौन था, जोसेफ मुर्रे था। पहली बार किसी को एक तरह से किडनी ट्रांसप्लांट किया गया, अपना किडनी निकाल के किसी को दूसरे में जो सेट किया था, सबसे पहले कौन डॉक्टर साहब किए थे, वो जोसेफ मुर्रे किए थे। कहाँ हुआ था ये, साउथ अफ्रीका के केपटाउन में। कब हुआ था, 1954 में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं कि इनमें से कौन सा कार्य वृक्क द्वारा नहीं किया जाता। शरीर से यूरिया का उत्सर्जन। देखिए शरीर से यूरिया का उत्सर्जन तो वृक्क तो करता है, यूरिया को तो बाहर निकालता है, वृक्क किडनी करता है, बात सही है। शरीर के जलीय स्तर का नियमन, मतलब जली मतलब जल के स्तर का नियमन ये भी करता है, जल के स्तर का नियमन करता है। यदि बहुत अधिक मात्रा में शरीर में जल है उसको भी क्या करेगा, शरीर से बाहर निकालेगा। आपको बताए थे ना कि जो भी अधिक मात्रा में है उसको भी शरीर से बाहर निकालेगा, ठीक है। उपयोगी पदार्थों को निस्यंदन से
रक्त में वापस अवशोषित करना। हाँ, जो उपयोगी पदार्थ है, जो शरीर के लिए फायदेमंद है, उसको निस्यंदन मतलब उसको छान करके क्या करता है, फिर से वो रक्त में वापस दे देता है। हम आपको बोले थे ना, इधर से जो आता है, इधर से जो रक्त आता है, ठीक ना, उसमें जो भी गंदगी है, अपशिष्ट चीज है, जो बहुत अधिक चीज है, उस सब को क्या करेगा, इधर से बाहर निकाल देगा, ठीक है, मूत्र बना देगा। और जो फायदेमंद है, ठीक ना, और जो एक तरह से कोई तरह दिक्कत नहीं पहुंचाएगा उस शरीर के लिए, उसको फिर क्या करेगा, इधर से आएगा, यहाँ पे जो अपशिष्ट होगा उसको इधर खींच देगा, जो सही चीज होगा फिर उधर से फिर इधर चला जाएगा, ये माध्यम से चला जाएगा, फिर शरीर में चला जाता है। रक्त में उपस्थित आवश्यकता से अधिक, रक्त में उपस्थित आवश्यकता से अधिक हार्मोन को उत्सर्जित करना। देखिए, हार्मोन का उत्सर्जित करना इसका काम नहीं है, हार्मोन को उत्सर्जित करना इसका काम है ही नहीं। हार्मोन का उत्सर्जित करने का काम किसका है, वो ग्रंथि का है। किसका है, ग्रंथि का। हाँ, रक्त में हार्मोन पाया जाता है, लेकिन इसका काम नहीं है, ये किडनी का काम नहीं। आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा। कौन हो जाएगा आंसर, डी नंबर आंसर हो जाएगा। सवाल के अनुसार से आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला देखिए कि यदि एक मरीज के दोनों गुर्दे असफल हो जाए, यानी दोनों किडनी फेल हो गया उसका, तो एक कृत्रिम गुर्दा मरीज की जीवित रहने में मदद कर सकता है। हाँ, एक कृत्रिम गुर्दा भी कर सकता है प्रक्रिया के माध्यम से। तो कृत्रिम गुर्दा कौन किसको कहते हैं हम लोग, ऐसे थोड़ी जो गुर्दा जो प्राकृतिक रूप से था वैसा थोड़ी बना पाएंगे हम। एक मशीन होता है, ठीक ना, ये एक मशीन जो है, इसी को हम कृत्रिम गुर्दा कर सकते हैं, या तो एक तरह से ये डायलिसिस मशीन है, एक तरह से कृत्रिम रूप से क्या करता है, रक्त को साफ करने का काम करता है। ये जो है, ये आपका प्राकृतिक रूप से काम करता है, ये आपका प्राकृतिक रूप से काम करता है, ये नेफ्रॉन जो प्राकृतिक रूप से काम करता है, और ये आपका क्या करता है, ये कृत्रिम रूप से काम करता है। चलिए, इसको हम क्या कहते हैं, अपवहन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवहन यानी डायलिसिस, ठीक है, विद्युत अपघटन तो नहीं होगा। चलिए, रक्त आधान मतलब कि ब्लड को एक तरह से एक्सचेंज करना। बात भी ठीक है कि ब्लड को एक्सचेंज कीजिएगा, तो उसमें ब्लड एक्सचेंज मतलब क्या हो गया, जैसे कि मेरा भी पॉजिटिव है, हम भी पॉजिटिव चल लेते हैं, तो यहाँ ये ग्रुप का मतलब नहीं है। हमारे ब्लड में क्या क्या अवशिष्ट चीज है, यूरिया अधिक है, यूरिक अम्ल अधिक है, क्रिएटिनिन अधिक है, जल अधिक है, तो ये चीज़ क्यों एक्सचेंज भी हो सकता है, ग्रुप ना उससे मैच कर रहा है। ऐसा चीज बात हो सकता है उसका भी एक तरह से वही समस्या हो, उसमें भी यूरिक एसिड अधिक हो, या यूरिया उसमें भी अधिक हो, क्रिएटिनिन अधिक हो, उसका लेने से हमें क्या फायदा होगा, ठीक है। एक्सचेंज थोड़ा ज़्यादा दिक्कत देता है, बहुत ज़्यादा। ये डायलिसिस थोड़ा क्या होता है, आसान होता है। जैसे देखिए, जितना ज़्यादा समस्या होगा, यदि स्टार्टिंग में कोई 30 दिन में डायलिसिस कराता है, फिर या तो 20 दिन, जितना समय बीतते जाएगा उतना कम समय आपको डायलिसिस कराते रहना पड़ेगा। एक डायलिसिस के लगभग 3000 4000 लगभग रेट पड़ जाता है। अगर यदि ऐसा समय भी आता है कि एक दिन बीच करके डायलिसिस कराना पड़ता है, कितना आदमी करा पाएगा, जो जिसके पास पैसा वही कराएगा ना। जीन थेरेपी से इसमें कोई मतलब नहीं है, जीन थेरेपी करा के क्या करेगा इसमें ये जेनेटिक बीमारी थोड़ी ना है। चलिए देखिए, एक वयस्क मानव मूत्र में डैश होते हैं। देखिए, एक वयस्क मानव मूत्र में क्या क्या पाया जाता है। देखिए, एक वयस्क मानव मूत्र में देखिए 95% जो है ना आपका जल पाया जाता है, 95% जल। उसके बाद 2.5 या कहीं 2.6 रहता है, ठीक ना, 2.5% क्या हो गया आपका यूरिया हो गया, और उसके बाद जो हो गया आप अन्य मतलब हो गया क्रिएटिनिन, उसी में हो जाएगा, ठीक ना। और सब भी जो भी एक तरह से जो भी थी मिनरल सब भी जो आता है, कैल्शियम सोडियम ये सब भी जो आता है वो सब उसी के अंतर्गत आएगा, ठीक ना, इसमें हो जाएगा। और जो भी बचा ये अन्य हो जाएगा, ठीक ना। इसमें कौन सा हो जाएगा, ये अन्य अवशिष्ट पदार्थ, अपशिष्टीय पदार्थ ना। मूत्र में क्या पाया जाता है, अपशिष्ट पदार्थ पाया जाता है। हाँ, लेकिन एक बात जान लीजिए, ये जो 95% जल है, अगर यदि यह 95% जल जो बाहर निकल रहा है, अगर यदि इससे जल अधिक बाहर निकलने लगेगा तो क्या हो जाएगा, आपके शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यानी जल की कमी हो जाएगा। इससे आज एक चीज, इसको कौन कंट्रोल करके रखता है, उनको 95% बाहर निकाले। इस हमारे शरीर के अंदर में जो होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ADH, यानी एंटी यूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो होता है, ये कहाँ से निकलता है, समझिए ध्यान से, यह पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है, ठीक ना। तो देखिए ध्यान से, तो यह क्या करता है, आपके शरीर में जो होता है जल जो होता है, जल को संतुलन बनाए रखने का काम करता है। 95% तो 95%। लेकिन जब कोई व्यक्ति शराब पीता है, शराब के सेवन से क्या होता है, यह एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो कि इसको कॉम्बिनेशन बना के रख रहा था 95 तो 95, ठीक ना, अधिक नहीं निकलने देंगे। तो वही अगर शराब जो पीता है, तो शराब क्या करता है कि ADH हार्मोन के जो पावर जो होता है उसको लॉस कर देता है, वो कम कर देता है। जब इसका पावर कम जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो 95% जल जा रहा था, ये 95% से ज़्यादा जल निकलने लगेगा शरीर से। क्या निकलने लगेगा, ज़्यादा, 96% निकलने लगेगा, 97% निकलने लगेगा। उससे क्या होगा, आपके शरीर में भी जल चाहिए ना, यदि जल बाहर ही निकल जाएगा, मूत्र के सारे ही सब जल बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जल की कमी हो जाएगी। हाँ, एक और समय में ऐसा समस्या आता है कि जब मौसम ठंड का हो, कब क्या हो, जब मौसम ठंड का हो, ठंड के मौसम में भी क्या होता है, ये ADH हार्मोन जो होता है, ये क्या होता है, सही रूप से काम नहीं करता है, सही रूप से ये काम नहीं करेगा, जिसके कारण क्या हो जाता है कि जो है ना
पेशाब जो देखिएगा ठंड में बार बार आता है, लगातार आता है, उसका मुख्य कारण ये होता है एडीएच हार्मोन का प्रभाव जो है घट जाता है, इसलिए क्या होता है मूत्र में जल के परसेंटेज क्या होता है ये बढ़ जाता है। लेकिन देखिए ये भी जरूरी है, ठंड में मूत्र में जल का परसेंटेज बढ़ना भी जरूरी है। इसलिए जरूरी होता है कि गर्मी के समय में क्या होता है जो आयन सब जो होता है या जो लवण सब जो होता है, खनिज लवण सब होता है, वो सब क्या होता है हम लोग का पसीना के माध्यम से भी बाहर निकल जाता है गर्मी के समय। लेकिन ठंड के समय में तो पसीना के माध्यम से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि पसीना ज़्यादा चलता नहीं है, लेकिन निकालना तो है ही। इसके कारण क्या होता है मूत्र का भी अधिक होना, पेशाब ज़्यादा आना वो जरूरी होता है। बहुत व्यक्ति ये सोच लेता है बार बार पेशाब आ रहा है ठंड के समय, इसका मतलब वो कोई समस्या आया हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं है, वो सबके लिए फायदेमंद ही है। चलिए, इसी कारण से कहा जाता है ठंड के समय में ज़्यादा पेशाब पानी का सेवन ठंड के समय में भी ज़्यादा करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि पेशाब आपको बार बार हो रहा है, तब उस शरीर में जल का कमी हो रहा है, तब जल का आप ग्रहण नहीं कीजिएगा तो वो क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठंड में भी डिहाइड्रेशन होने का चांस ज़्यादा रहता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि मानवों में उत्सर्जन तंत्र के सही अनुक्रमित क्रम की पहचान कीजिए। मतलब उत्सर्जन तंत्र सही रूप से किस प्रकार से होगा, हम आपको बताए थे। ये किडनी है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन पाया जाता है। नेफ्रॉन क्या करता है कि जो ना नेफ्रॉन का जो संग्रहित नलिका होता है वहाँ आकर के मूत्र जमा होता है। देखिए यही ना, ये देखिए जैसे ये किडनी है, इसके अंदर क्या है, ये नेफ्रॉन पाया जाता है। इसके अंदर यहाँ पे ग्लोमेरुलस हो गया, ये बोमेन संपुट हो गया। यहाँ से जो एक तरह से शुद्ध अपशिष्ट जो होता है एक तरह से मूत्र के रूप में कहाँ जमा होता है, यहाँ के जमा होता है। और कलेक्टिंग डक्ट में, संग्रहित नलिका में ऐसा जमा हुआ संग्रहित नलिका बहुत सारा मिल करके किसका निर्माण करता है, आपका ये पेल्विस का निर्माण करता है। और इसी पेल्विस से क्या होता है, मूत्रवाहिका कहाँ पहुँचता है, ये मूत्राशय में। मूत्रवाहिका कहाँ पहुँचता है, ये और मूत्राशय में। यही मूत्राशय देखिए, इसको व्यवस्थित कर दे, ये भी मूत्राशय ही है। देखिए ये भी मूत्राशय, ये भी मूत्राशय, ये दोनों की एक जगह व्यवस्थित कर देते हैं। व्यवस्थित करने देखिए एक तरह से ये जो पार्ट बन गया, अब ये मूत्राशय यहाँ कर व्यवस्थित हो गया। उसके बाद यहाँ से फिर क्या होगा, मूत्र बाहर निकलेगा। किस प्रक्रिया से जा रहा है देखिए, ठीक है, किडनी ये ठीक है। चलिए देखते हैं कौन सही है, किडनी ठीक है। उसके बाद क्या, मूत्रवाहिनी, ठीक है। ये जो है ये पार्ट क्या हो गया आपका, मूत्रवाहिनी। ये क्या होगा, ये मूत्रवाहिनी, ये भी ठीक है। तो उसके बाद क्या, मूत्राशय। उसके बाद ये मूत्राशय हो गया, ये मूत्रवाहिनी, और ये हो गया मूत्राशय, ये भी ठीक है। मूत्रमार्ग मतलब यहाँ से जो यहाँ तक आता है ये मूत्रमार्ग, ये ठीक है। ये सिस्टम ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या हो गया, देखिए वृक्क हो गया, ठीक है, यानी किडनी हो गया, मूत्राशय यहीं आगे डायरेक्ट, यहाँ से आगे यहीं, ये मूत्रवाहिनी को छोड़ दिया, ये तो क्रमबद्ध हुआ नहीं, ये गलत हो गया। अब देखिए वृक्क यानी किडनी, ये ठीक है। मूत्रवाहिनी, हाँ ये मूत्रवाहिनी, ये भी ठीक है। उसके बाद क्या, मूत्रमार्ग। अब देखिए यहाँ आ गया, यहाँ से मूत्रमार्ग आ गया, ये मूत्राशय को बीच में छोड़ दिया, तो ये भी क्रम गलत है। वृक्क यानी किडनी हो गया, मूत्रमार्ग किडनी से डायरेक्ट चला या मूत्रमार्ग तो यहाँ हो गया ना, यहाँ से डायरेक्ट मूत्र यहाँ कैसे चलाएगा, मूत्रवाहिनी में नहीं गुजरा, मूत्राशय में नहीं आया, डायरेक्ट मूत्रमार्ग में चला गया, ये भी गलत। इसका आंसर क्या होगा, ये वाला हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है कि शरीर में उत्पन्न होने वाले किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन मानव वृक्क द्वारा किया जाता है। मानव वृक्क द्वारा किसको किया जाता है, नाइट्रोजन युक्त जो होता है अपशिष्ट पदार्थ किसको किया जाता है। हम आपको बताए थे कि देखिए इसमें क्या है, यूरिया है, आपको बताए थे। देखिए एक यूरिया जो होता है, पहले एक बार फिर से समझ लीजिएगा। हम लोग जो प्रोटीन ग्रहण करते हैं, क्या चीज़ ग्रहण करते हैं, प्रोटीन जो खाते हैं, प्रोटीन को क्या करता है हम लोग को जो एंजाइम जो होता है उसको तोड़ करके क्या बनाता है, अमीनो अम्ल। क्या बनाता है, ये अमीनो अम्ल बनाता है। ये सब क्या है, इस सब में नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रोटीन में भी, अमीनो अम्ल में भी नाइट्रोजन पाया जाता है। ये अमीनो अम्ल में क्या जब टूटता है तो ये क्या बनाता है, बन जाता है अमोनिया। क्या बन जाता है, अमोनिया। इसमें भी नाइट्रोजन पाया जाता है। ये अमोनिया बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, घातक होता है। इसलिए इसको क्या करता है हम लोग का शरीर का जो लीवर जो होता है, लीवर इसको किसमें बदल देता है, अमोनिया को बदल देता है इसमें, यूरिया में। किसे, कौन बदलता है, ये लीवर जो होता है ये किसको बदल देता है, किसमें बदलता है, यूरिया में। किसमें बदलता है, यूरिया में। अब इस यूरिया को क्या करता है हम लोग का जो किडनी जो होता है, क्या करता है, ये हम लोग का किडनी, कौन, ये किडनी क्या करता है, ये बाहर निकाल जाता है। क्या करता है, ये किडनी बाहर निकालने का काम करता है। तो देखिए एक हो गया कौन आपका, यूरिया। एक हो गया कौन, यूरिया। उसके बाद देखिए और क्या चीज़ समझ ध्यान से, एक यूरिया हो गया और एक और हम आपको बताए थे, हम लोग जो भी देखते हैं लाल मांस खाते हैं या समुद्री जो भी एक तरह से चीज़ से, देखिए मछली वछली जो भी चीज़ खाते हैं उस समय क्या पाया जाता है, प्यूरिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। और इसमें भी पाया जाता है, थी में सब्जी सब में भी पाया जाता है कुछ मात्रा में। यह प्यूरिन जो होता है, प्यूरिन का यदि पाचन होता है उसके बाद किस चीज़ का निर्माण होता है, यूरिक एसिड का। किसका निर्माण होता है, यूरिक अम्ल का। यह यूरिक अम्ल जो होता है
यह यूरिक अम्ल क्या होता है कि गठिया के लिए मुख्य उत्तरदायी होता है, या अगदी कम मात्रा में हो तो क्या होता है द्रव अवस्था में होता है, अगदी बहुत अधिक मात्रा में हो तो ठोस अवस्था में होता है। किडनी पे भी जो पथरी होता है, पथरी होने का कारण यही यूरिक अम्ल है। एक ये यूरिक अम्ल है, एक और चीज़ होता है पथरी होने का कारण, आपको हम बताए होंगे। अगर यदि देखिए घर में बोलता होगा दूध और दही थी, दूध के साथ साथ जो है ना बैगन का सब्जी या टमाटर का सब्जी नहीं खाना चाहिए। इसलिए नहीं खाना चाहिए कि जो दूध होता है, दूध में आपका पाया जाता है कैल्शियम, ठीक है। और जो टमाटर जो होता है, या तो टमाटर बोलिए या एक तरह से बैगन बोलिए, ठीक है, ठीक ना, ये दोनों में क्या पाया जाता है आपका, ये ऑक्जेलिक अम्ल। क्या पाया जाता है, ये ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। और ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाता है, कैल्शियम और ऑक्जेलिक अम्ल रिएक्शन करके बनाता है कैल्शियम ऑक्जिलेट। क्या बनाता है ये, कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट। इसी को क्या कहते हैं, यही एक तरह से पथरी है। दो तरह से पथरी बनता है, यूरिक अम्ल की अधिक मात्रा अगदी जमा हो गया हो, अगदी आपका किडनी के पास, ये एक पथरी है, एक कैल्शियम ऑक्जिलेट, ये एक पथरी है, ठीक है। चलिए, तो कौन कौन हो गया ध्यान से देखिए, यूरिया और यूरिक अम्ल, हाँ ये तो ठीक है, यही तो है, नाइट्रोजन का नाइट्रोजनी बेस यही है। अमोनिया, भाई अमोनिया तो नहीं, अमोनिया बहुत कम मात्रा में निकल पाता है, क्योंकि अमोनिया को क्या करता है, लीवर यूरिया में बदल दिया है ना, यही अमोनिया ने यूरिया में बदल दिया, तो अमोनिया ज़्यादा मात्रा में बाहर नहीं निकलता, ये हो जाएगा गलत। और केवल अमोनिया, अमोनिया केवल बाहर निकलवे नहीं करेगा, कहेगा अमोनिया को क्या यूरिया में बदल दिया। टॉपिक खत्म करने दे दिया करो, अब 1 घंटा हो गया तो 1 घंटा में खत्म रोक देंगे। चलो देखिए, यूरिया और अमोनिया, अब ध्यान से देखो, ये जो अमोनिया है, अमोनिया तो नहीं होगा क्योंकि यही अमोनिया को तो यूरिया में बदल दिया था लीवर ना। चलिए, अब तो खत्म ही तो हो गया लगभग आज का। चलिए, और एक और दिन चलेगा उत्सर्जन तंत्र, कल चलेगा, कल उत्सर्जन तंत्र खत्म हो जाएगा। देखिए 1 से 2 दिन में लगभग हर चैप्टर खत्म होते जाएगा, ठीक है। जो भी देखिए ध्यान से, यदि कोई भी समझने में कोई पॉइंट यदि आपको लगता है कि नहीं समझ पाए तो उसमें कमेंट कीजिए, हाँ ये समस्या, ये पॉइंट हम सही से नहीं समझ पाए, ठीक है। मेरा कोशिश रहता है समझाने का। देखिए समझ जाइएगा ना, किसी भी चीज़ को हल कीजिएगा। यदि आप नहीं समझे हुए हैं, किसी चीज़ को हल करने में दिक्कत होगा, हम भी चाहेंगे तो आज 22 हुआ है, हम चाहेंगे 60% का डील कर लेंगे, मारते जाएंगे, टिक मारते जाएंगे, ये सही, ये सही, ये सही, हमको वो सही नहीं लगता है, क्योंकि हम जिस पॉइंट को यदि हम सही रूप से समझा पाते हैं, उस पॉइंट पे हमको खुशी मिलता है, ठीक ना। कोशिश ये रहता है कि आप लोगों को समझाए, बेहतर से बेहतर तरह से समझाते हुए ख़त्म करें, वो ज़्यादा दिन तक आपके माइंड में रहेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।